Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का आपका असाइनमेंट है 67 फॉर हिंदी मीडियम, 50 फॉर इंग्लिश मीडियम। इसके अंदर आपका टॉपिक है इटालियन टाउन्स, इटली के नगर, यानी इटली में नगर राज्य बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसमें इटली के नगर राज्यों को लेकर हम कुछ यहाँ पे फैक्टर्स का डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए आपका टॉपिक क्या है, ऑल दीज फैक्टर्स हेल्प द इटालियन टाउन्स टू एक्सपीरियंस द आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म फर्स्ट। यानी सबसे पहले मानवतावादी विचार इटली के अंदर ही क्यों विकसित हुए, उसके अंदर कुछ खास तौर पे कुछ रीजन्स हैं। जैसे कि इटली के अंदर जो इटली एक तरह से देखा जाए तो पूरे यूरोप महाद्वीप को दिशा निर्देश देने वाला, खास तौर पे मध्यकालीन यूरोप के समय पर, मध्यकालीन समय पर ये देश बहुत अग्रणी था। इटली उस समय एक डेवलप्ड कंट्री था, विकसित देश था। सारी दुनिया भर के बहुत बुद्धिमान और बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, कवि, साहित्यकार, सब लोग अपने देश को छोड़कर इस देश की शरण चले गए थे। जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस किया था कि यूरोप के पूर्वी भाग में उस समय मुस्लिम क्रांतिकारियों के द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा या आक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जो सल्जूक तुर्क थे उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया और कुस्तुनतुनिया पर पूरा नियंत्रण कायम कर लिया। कुस्तुनतुनिया से बहुत ज़्यादा दूरी पर इटली नहीं है, लेकिन कुस्तुनतुनिया के क्षेत्र के अंदर या पूर्वी यूरोप के अंदर जो भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, कोई अच्छे लेखक थे, साहित्यकार थे, चित्रकार थे, वो अपने उस क्षेत्र को छोड़ करके इटली में जा कर के रहने लगे, क्योंकि इटली के अंदर वहाँ के प्रशासक बहुत अच्छे थे, वहाँ के रूलर्स अच्छे थे, धनी व्यापारी बहुत अच्छे थे। वो नए नए आर्टिस्ट को, जो कलाकार है, चित्रकार है, पेंटर है, उन सबको पैसा देते थे और उनको प्रतिष्ठा, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती थी। इस वजह से पूरी दुनिया भर के लोगों के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग था, बौद्धिक इतिहास की बात अगर हम करें तो इटली एक फेमस देश होता था। इसके अंदर द आइडियाज़ ऑफ ह्यूमनिज्म फर्स्ट, यानी मानवतावादी जो विचारों की बात आती है, यहाँ के विश्वविद्यालयों के अंदर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, पादुआ विश्वविद्यालय, फ्लोरेंस विश्वविद्यालय, जेनवा विश्वविद्यालय इस तरह के थे जहाँ पर मानवतावादी विचारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया गया। उससे पहले मानवतावादी विचार सिर्फ ये माना जाता था, कोई भी ह्यूमनिस्ट सोच जो है कि कोई भी व्याकरण का, अलंकार का या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं खगोल से संबंधित हैं, इन सबको मिला जुला करके उनको ये माना जाता था कि ये मानवतावादी विचार हैं, जबकि ये मानवतावादी विचार वास्तव में नहीं थे। मानवतावादी विचार वास्तव में ये हैं जो मानव को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करते हैं कि जितनी भी परिस्थितियां हैं, जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उनके अंदर अगर मनुष्य के लिए है, द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इटली हैड टर्न्ड इट इनटू ए नेचुरल एंट्रेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। पूर्व और पश्चिम के बीच इटली एक भौगोलिक महत्वपूर्ण केंद्र पर स्थित था। भौगोलिक रूप से इसकी स्थिति इतनी मजबूत थी कि पूर्व और पश्चिम के बीच एक कड़ी का काम ये देश कर रहा था। जितने भी देश पश्चिमी देशों से यूरोप के बाहर की तरफ या पूर्वी यूरोप से व्यापार करने वाले देश, वे इसी की बाउंड्री के साथ साथ गुजरते थे, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण स्थिति होती थी। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप से या फिर एशिया महाद्वीप से होने वाला व्यापार, वो भी इसकी बाउंड्री के साथ साथ जो प्रमुख इसके महानगर थे उनसे होकर के गुजरता था। तुर्किश ऑक्यूपेशन इन 1453, इसके अंदर इस तरह की बात थी कि तुर्क लोगों ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। इसकी वजह से पूर्व और पश्चिम के बीच एक मतभेद की स्थिति आ गई, यानी बीच के अंदर एक रुकावट बन गई। पूर्व के लोग पश्चिम से व्यापार नहीं कर सकते थे, पश्चिम के लोग पूर्व की तरफ से व्यापार नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूर्व की तरफ जाने वाले रास्तों पर 1453 में इन मुस्लिम लोगों ने अपना कंट्रोल कर लिया, अपना होल्ड कर लिया। अब ये लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए ईसाई समुदाय के लोगों ने इसका एक विकल्प ढूंढने की प्रयास किया। विभिन्न क्षेत्रों में यात्राएं स्टार्ट की गई। स्पेन और पुर्तगाल ने इसमें अग्रणी भूमिका अदा की। इटली के लोग भी पीछे नहीं रहे, वो भी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के
नए नए मार्ग वहाँ व्यापार के लिए खोजे गए। इसके अंदर स्कॉलर्स आर्टिस्ट स्टार्टेड रिसाइडिंग द इटली। इसके अंदर जब इस तरह की परिस्थिति रही कि तुर्क लोग जब 1453 में वहाँ पे अपना नियंत्रण जमा बैठे, तो उनसे बचने के लिए, उनके अंकुश से बचने के लिए, उनके शोषण से बचने के लिए और अपनी कला में निखार लाने के लिए ये लोग सब इटली के अंदर आकर रहने लगे। इसके बाद है स्प्रेड ऑफ ह्यूमनिस्टिक आइडियाज वाज बूस्टेड इन इटली विद द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन इटली इटालियन सिटीज़। यहाँ पे इटली के शहरों के अंदर मानवतावादी विचारों की बात की गई है कि कब से डेवलप हुए हैं, जब से सामंतवाद का पतन यूरोप में हुआ या इटली में हुआ, वो साथ साथ ही हुए हैं। तो उस यूरोप के अंदर सामंतवाद के पतन के साथ में मानवतावादी विचार अस्तित्व में आते चले गए और खास तौर पर सबसे पहले कहाँ आए, इटली के नगर राज्यों में आए। इसके बाद रिजल्टेंट ग्रोथ ऑफ द इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट, और इसके बाद छोटे छोटे नगर राज्यों का उद्भव देखने को मिला। पहले क्या होता था, बड़े बड़े राज्य होते थे, स्टेट बड़े थे, लेकिन अब उनकी अपेक्षा एक नगर को ही केंद्र बिंदु मानते हुए आसपास की भूमि को उसके साथ में जोड़ दिया गया था और ये छोटे छोटे नगर राज्य बहुत ज़्यादा अस्तित्व में आ गए थे और ये खास तौर पर इटली की को एक अलग पहचान दिलाते थे। बाकी किसी क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन इटली के अंदर छोटे छोटे नगर राज्य बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि वेनिस नगर राज्य था, जेनोवा नगर राज्य था, मिलान नगर राज्य था, पीसा नगर राज्य था, फ्लोरेंस नगर राज्य था। ये सभी नगर राज्य इटली में बिलोंग करते हैं और इटली के अंदर ये पता चलता है कि छोटे छोटे नगरों के अलग अलग शासक होते थे और वो अलग अलग से अपने रूल बनाते थे, अपने अपने रूल प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते थे। इसके बाद इटली वाज प्रोस्पेरस कंट्री। इटली एक आत्मनिर्भर देश था, धनवान देश था, समृद्धशाली देश था, किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं थी। प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में थे और मानव संसाधन की भी कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे एजुकेशन और जो चिकित्सा के क्षेत्र में इटली ने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अमेरिका और इटली ये दोनों ही चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम देशों में गिने जाते हैं। इसके बाद आगे है इटालियन रूलर्स एंड रिच पर्सन्स एज वेल एज एक्सटेंडेड देयर फाइनेंशियल हेल्प टू artists, scholars and writers who came here seeking asylum। जो भी लोग अपनी कला में निखार लाने के लिए इटली के अंदर जिसने शरण ली, तो इटली के शासकों के द्वारा और धनवान व्यक्तियों के द्वारा उनका बहुत ज़्यादा सम्मान रखा गया, उनको खूब पैसे दिए गए, उनको मान सम्मान भी दिया गया और इससे जो स्कॉलर्स थे, खास तौर पे जो विद्वान व्यक्ति थे, जो पढ़े लिखे ज्ञानवान व्यक्ति थे और जो लेखक थे, वे यहाँ आकर के अपनी कला में निखार लाने में सफल हो गए। यानी एक तरह से लोगों में ये रुझान बन गया कि अगर आप इटली पहुँचते हो तो कला को आपको सम्मान भी मिलेगा, कलाकार को सम्मान मिलेगा और उसकी कला सुरक्षित रहेगी। और अगर वह किसी मुस्लिम देश के अंदर स्टे करता है तो क्योंकि पेंटर को किसी जीव का चित्र बनाने से रोका जाएगा और वो उस पर बाध्यता लागू हो जाएगी, उसकी स्वच्छंदता गायब हो जाएगी और एक तरह से जो उसकी योग्यता है, जो क्षमता है किसी भी चीज़ में अपना श्रेष्ठ काम करने की, तो वो बंदिश के तहत रुक जाएगी। Important commercial center of Italy registered expansion during the 13th and 14th century। 13वीं से 14वीं सदी तक यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र इटली के अंदर बहुत तेजी से वहाँ पर वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा व्यापारिक केंद्र अस्तित्व में आते चले गए। जैसे कि हम कुछ शहरों का नाम यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी सारे व्यापारिक केंद्र होते थे और इन व्यापारिक केंद्रों के माध्यम से इटली की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत अच्छी होती चली गई। इनका ये सबको पता है कि पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व इनका व्यापार सभी देशों के साथ में होता था, एशिया के साथ भी था, अफ्रीका के भी साथ भी था और यहाँ के जो विद्वान थे वो ये चाहते थे कि भी दूसरे देशों से रिलेशन अपने अच्छे बनाइए। और जो यहाँ पर बताया गया है इसके अंदर कि जो 3 धर्म युद्ध हुए थे उनका भी सकारात्मक परिणाम इटली को ज़्यादा फायदा उस चीज़ का मिला और जो मुस्लिम देशों के साथ में सांस्कृतिक संबंध कायम हुए, आर्थिक संबंध हुए, सामाजिक संबंध हुए, तो इस देश को उस चीज़ का प्रत्यक्ष लाभ देखने को मिला। यहाँ मुस्लिम समाज के कुछ अच्छे कलाकार, कुछ अच्छे चिकित्सक, कुछ अच्छे डॉक्टर या फिर किसी भी कोई अच्छा प्लेयर या कोई चित्रकार, इन सब लोगों को और इटली के अंदर शरण मिलने लगी, यानी सब लोग इटली की तरफ जाने लगे और इससे कला को एक संरक्षण मिलने लगा। वहाँ के राइटर्स की बात ये थी कि इटली के अंदर जितने भी विद्वान लोग थे उनका मानना था कि अगर ज्ञान की सच्ची खोज करो, तर्कपूर्ण ज्ञान पे विश्वास करो, अंधविश्वास पे बिल्कुल ना करो और अंधविश्वास को बिल्कुल भी प्रैक्टिस में ना लाओ अपने जीवन के अंदर। और जो चर्च है वो सिर्फ अंधविश्वास फैलाने का काम करता
जाता है चर्च हमारी एक धार्मिक संस्था है, सिर्फ उसको धार्मिक दिशा निर्देश देने तक ही सीमित रखना चाहिए, उसको राजनीतिक या हर तरीके का उसको होल्ड देना बहुत गलत बात है। उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स अगर मिलती हैं तो जो धर्माधिकारी हैं या जो पादरी वर्ग है वो शोषण करने लगता है, जैसे कि सामंतवाद के अंदर इस तरह का नकारात्मक परिणाम सामने आया था। तो इस तरह की बातों पर इन सब लोगों ने मिलकर के मानवतावाद को बढ़ावा देने की बात की है कि मानव को केंद्र बिंदु में रखकर सोचना चाहिए, मानव के लिए सारी सुविधाएं आम जनता के अंदर सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, मनुष्य को सर्वोत्तम शिक्षा का उचित प्रावधान किया जाए और उसको अच्छी से अच्छी जो मेडिकल एड है वो उसको मिलनी चाहिए, जीवन के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके पूरे पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए। इसके बाद टॉपिक नंबर 2 है एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर वर रिवाइव्ड इन 14th एंड 15th सेंचुरी। 14वीं से 15वीं सदी के अंदर यूनानी और रोमन संस्कृति का जो इतिहास था, जो कल्चर थी, वहाँ लिटरेचर था, वो पूरी तरह से नवीनीकृत किया गया 14वीं से 15वीं सदी में। लॉ वाज स्टिल एन इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अध्ययन का कानून का जो अध्ययन करना होता था वो कानून की जो पुस्तक थी या लॉ का जो कोर्स था वो बहुत ज़्यादा फेमस उस समय तक माना गया था। और नाउ इट वाज स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोमन कल्चर, और अब इसको रोमन संस्कृति के अंदर इसको पढ़ाया जाने लग गया था और बहुत दुनिया भर से लोग जो लॉ की एजुकेशन लेने के लिए इटली का रुख करने लगे थे। फ्रांचेस्को और पेटार्क वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस चेंज। और जो लॉ के प्रति जो लोगों की सोच थी सिर्फ लॉ के प्रति नहीं थी, इसके अंदर जो ज्ञान, वास्तविक ज्ञान के प्रति जो लोगों की ललक थी उसको पूरा करने के लिए जो प्रयास वहाँ पे हो रहे थे, तो उसको प्रोत्साहन यहाँ पे मिला था। और इसमें इसकी अग्रणी भूमिका निभाने वाले ये व्यक्ति थे फ्रांचेस्को पेटार्क। ये इस बड़े बदलाव को लाने वाले एक बड़ी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद दांते अलिघियरी, थॉमस मोर, एरस्मस, इस तरह के विद्वानों ने भी ज्ञान की सच्ची खोज और तर्कपूर्ण बातों पर विश्वास करने को सही माना। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी चीज पर विश्वास करते हैं तो पहले हमें उसको परख लेना चाहिए। जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो वैज्ञानिक खोज हो रही हैं, उनका सहारा लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ के तथ्य तक नहीं पहुंचते हैं या उसकी गहराई तक जानकारी हम नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि हम अंधविश्वास का शिकार हो जाएं। जैसे कि सामंतवाद के दौरान अंधविश्वास का शिकार लोगों को बनाया गया था। एक बड़े वर्ग को अंधकार का एक तरह से बहुत कम ज्ञान की वजह से वो लोग शिकार हो पाए थे। इसके बाद तीसरा जो आपका रीजन है, द क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन आइडियोलॉजी दैट ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रिएचर वाज रिवाइव्ड। उस समय जो शास्त्रीय ज्ञान होता था यूनानी और रोमन कल्चर के अंदर, जो विचारधारा रोमन विचारधारा में और जो यूनानी विचारधारा के अंदर जो शास्त्रीय ज्ञान की यहाँ पे बात की गई है, इसके अंदर ये बताया गया कि जो मनुष्य है वो सर्वोत्तम प्राणी है, मनुष्य से बढ़कर कोई प्राणी नहीं है। और मनुष्य योनि जिस भी व्यक्ति को मिलती है तो उसको पूरा मतलब जीवन के अंदर अच्छे कर्म करनी चाहिए। इस तरह की बातों पर ज़्यादा महत्व उन्होंने दिया। नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग, तर्कपूर्ण शक्ति का विकास समाज के अंदर रहते हुए होना चाहिए। ऑफ ग्रीक रोमन फिलोसफर्स वाज ऑल्सो रिवाइव्ड। यहाँ इन्होंने बताया कि तर्कपूर्ण शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। तर्कपूर्ण शक्ति का विकास इस तरीके से हो सकता है कि अगर किसी भी घटना के संदर्भ में हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके अंदर हम घटना के होने के कारणों को जानें और फिर उसके परिणामों को जानें, उनको हम आपस में सह संबंधित करके देखें तो उससे पता चल सकता है कि किस तरह की कोई घटना है और वो क्यों घटी है। इसके अंदर जो ग्रीक रोमन फिलोसफर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को प्रोत्साहित किया कि लॉजिकल थिंकिंग सबसे बेस्ट है। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप अपने आप से होती है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने से होती है, लोगों को अवेयर करने से होती है। जब लोग अवेयर होंगे तो डेफिनेटली इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। और अगर लोग ही अवेयर नहीं हैं तो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाते हैं। जैसे कि अपने इंडिया की बात करें, यहाँ के लोग अब अवेयर होने लगे हैं तो उसका रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। अब योग्य व्यक्ति को वोट मिलते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को वोट मिले हैं, तो वो लॉजिकल थिंकिंग का एक परिणाम कहे जा सकते हैं। इसमें अगर किसी गलत उम्मीदवार को चुन लिया जाता है तो फिर आम जनता को पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इसके अंदर आगे बताया गया है, डिनाउंस्ड
सुपरस्टिशंस। जितना तर्कपूर्ण शक्ति का विकास होगा, जितना विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा, खोज कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, अनुप्रयोग के आधार पर ज्ञान का उपयोग किया जाएगा, तो वहां पर अंधविश्वास निरुत्साहित होता चला जाएगा, अंधविश्वास दूर हो जाएगा। क्योंकि अंधविश्वास वहीं टिक पाता है जहां समाज ज्ञानवान नहीं है या फिर उसकी जानकारी बहुत कम है। यहाँ इन सभी टॉपिक्स को एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहला टॉपिक है, सभी जो है ये फैक्टर्स हैं इटली को एक मतलब मानवतावादी विचारों के अंदर एक सबसे पहले मानवतावादी विचार इटली के अंदर ही क्यों डेवलप हुए, उसके लिए रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी थी कि पूर्व और पश्चिम के सभी देशों के केंद्र बिंदु के रूप में वो अपनी भूमिका निभा रहा था। वो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ होने वाली जो सांस्कृतिक संबंधों की डोर थी वो उसके जरिए होकर के गुजरती थी। वो एक कड़ी का काम करता था, आर्थिक व्यापार होता था या कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर या ट्रेड एक्टिविटीज़ के अंदर, सभी तरह की एक्टिविटीज़ का केंद्र बिंदु इटली होता था। इसके अंदर आगे बता रखा है कि उस समय मानवतावादी विचारों को इटली के अंदर बूस्ट किया गया, यानी बहुत तेजी से वो वृद्धि हुई क्योंकि सामंतवाद का पतन वहाँ हो चुका था। सामंतवाद के पतन के सबसे अच्छे इम्पैक्ट यहाँ पे इटली के अंदर देखने को मिले क्योंकि मनुष्य को ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलती थी। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मानववाद विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया गया। इटली एक आत्मनिर्भर और समृद्धशाली देश था। गरीब राष्ट्र के वश की बातें ये नहीं होती हैं, लेकिन ये एक अमीर राष्ट्र था और इटली के शासक और वहाँ के जो धनवान व्यक्ति थे वो आर्टिस्ट को, कलाकार को प्रोत्साहन देने का काम करते थे, उसको पैसे देते थे, गिफ्ट देते थे, उपहार देते थे ताकि उसकी कला को श्रेष्ठ प्रोत्साहन मिले, उसको मान सम्मान भी प्रदान किया जाता था। यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में इटली को एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी जो कि 13वीं से 14वीं सदी के अंदर बताई गई है। इसके बाद टॉपिक नंबर 2 के अंदर यूनानी और रोमन कल्चर के अंदर ये बताया गया कि 14वीं से 15वीं सदी के अंदर जो ज्ञान किस तरीके से रूपांतरित हुआ, किस तरह से मतलब रोमन कल्चर और ग्रीक जो कल्चर है उसके अंदर, उस संस्कृति के अंदर कौन कौन से वो तत्व हैं जो 14वीं से 15वीं सदी के अंदर एक नवीनीकृत हुए। ऑलरेडी मतलब समाज के अंदर थे लेकिन उसको नवीनीकृत रूप से उस समय लागू किया गया। जैसे कि कानून की पढ़ाई को महत्वपूर्ण विषय के रूप में जगह दी गई और इसके अलावा इसको रोमन संस्कृति का अभिन्न अंग माना गया। फ्रांसिस्को पेट्रार्क इसके अंदर मतलब एक तरह से लीडरशिप करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्थिति को इस स्थिति तक इसको पहुंचाया। दांते अलिघियरी ये भी एक राइटर थे, विद्वान थे, दार्शनिक थे। थॉमस मोर, इरस्मस, इस तरह के फिलोसफर्स थे। इन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया कि ग्रीक और रोमन कल्चर को, ग्रीक और रोमन जो भाषा के अंदर लिखा हुआ साहित्य है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर बल दिया क्योंकि ग्रीक भाषा के अंदर अरस्तु, प्लेटो और इस तरह के जो विद्वान हैं उनका, सुकरात जैसे जो विद्वान हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। और अगर उनके बारे में कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता है तो राजनीति, सरकार और आम जनता के या एक आम नागरिक के क्या हक हैं, क्या अधिकार हैं उनके बारे में पता नहीं लगता है। इसके बाद क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन आइडियोलॉजी, यहाँ पे बताया गया कि यूनानी और रोमन जो विचारधारा है वहाँ पे जो शास्त्रीय विचारधारा की बात यहाँ पे की गई है उसके अंदर मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अच्छा और बुरा सोच सकता है, वह दूसरों का भला भी कर सकता है। इस तरह की परिस्थिति जो कि मतलब जैसे पशु है वो सिर्फ अपने बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, अपने बारे में सोचता है, लेकिन ये पूरे समाज के बारे में, पूरे देश के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में सोच सकता है, सारे संसार के बारे में सोच सकता है, उसकी भलाई के लिए कदम भी उठा सकता है, काम भी कर सकता है। यहाँ लॉजिकल थिंकिंग की बात की गई कि जो यूनानी रोमन फिलोसफर्स होते थे उन्होंने पूरा इस चीज़ पे बल दिया कि तर्कपूर्ण शक्ति का विकास समाज के अंदर होना चाहिए और वो तभी होगा जब अवेयर नागरिक होंगे। और इसके अलावा इन्होंने इस चीज़ का महत्व भी बताया कि अंधविश्वास को जड़ से खत्म कर देना चाहिए क्योंकि अंधविश्वास जो कम ज्ञानी लोग होते हैं वो इसको प्रोत्साहित करते हैं और इनको बढ़ावा देने का मतलब है कि हम सामंतवाद को फिर दोबारा से ला रहे हैं। धन्यवाद।